मीटिंग बुला ना ले और उसमें वो अप्रूव ना हो जाए। जब तक कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कॉल नहीं होती और शेयर होल्डर्स इस अप्रोप्रिएशन को अप्रूव नहीं करते, उस वक्त तक प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो सिर्फ प्रपोज्ड यानी तजवीज़ शुदा कहलाता है, फाइनल नहीं कहलाता। सबसे पहली अप्रोप्रिएशन जो की जाती है उसे हम कहते हैं राइट ऑफ इंटेंजिबल एक्सपेंसेस। हमने आपको पिछले एसेट्स के लेक्चर में बताया था कि इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन जिसका फ़ायदा कंपनी काफ़ी हद तक उठाती है, मिसाल के तौर पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या गुडविल वगैरह। अब चूँकि ये जो एसेट्स हैं, ये जो खर्चा है, ये कंपनी करती तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे है या किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में है, लेकिन इसका फ़ायदा या इसका बेनिफिट जो है वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में नहीं बल्कि कंपनी की सारी ज़िंदगी या काफ़ी अरसे की ज़िंदगी पे उठाया जाता है। लिहाजा ये मुनासिब नहीं है कि इस एक्सपेंस को किसी पर्टिकुलर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाए। अब मैं यहाँ मिसाल लेता हूँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी अपनी क्रिएशन से पहले करती है, जैसे शेयर कैपिटल की ऑथराइजेशन की फ़ी, फ्लोटेशन एक्सपेंसेस वगैरह। अब ये आमतौर पर बड़ी भारी रकम बन जाती है। मिसाल के तौर पे कुछ कंपनियों में जिनका पेड अप कैपिटल 500 मिलियन के आसपास है, उनके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो 3-4 करोड़ रुपए के करीब हो सकते हैं। अब ये एक्सपेंसेस जो है ये कंपनी करती तो अपनी ज़िंदगी के पहले साल बल्कि पहले साल से भी पहले है, लेकिन इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का फ़ायदा तो कंपनी को ज़ाहिर है अपनी सारी ज़िंदगी होता रहता है। जब तक वो कंपनी कायम है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की वजह ही से कायम है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अगर आप पहले साल की इनकम के अगेंस्ट डेबिट कर दें तो ये तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस थे वो पहले साल के ऑपरेशन से रिलेट नहीं करते थे। इसलिए ये कानून वज़ा किया गया है और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और इस किस्म के दूसरे इंटेंजिबल एसेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ना किया जाए, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ किया जाए। यानी इसे ये समझा जाए कि ये प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन है, ये प्रॉफिट की एक चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट नहीं है। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया था कि कोई भी एंट्री जो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है उसकी अप्रूवल शेयर होल्डर्स देते हैं। अब जब ऑडिटर राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स की ऑडिट कर रहा होता है तो ऑडिटर ने पहले ये देखना है क्या इसकी शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दी है या डायरेक्टर्स ने क्या इसको रिकमेंड किया है। अगर रिकमेंड किया गया है तो फिर ऑडिटर्स की एंट्रीज देखता है क्या वाकई प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है और उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट को क्रेडिट कर दिया गया है, चाहे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, गुडविल हो, पेटेंट राइट्स हो वगैरह। और फिर इस राइट ऑफ के बाद बैलेंस शीट के अंदर उन एसेट्स की क्या वैल्यू शो की जा रही है। दूसरी एंट्री जो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर्स टू रिजर्व्स या ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व्स। आमतौर पे कंपनी जब प्रॉफिट बनाती है और वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती या नहीं करना मुनासिब नहीं है तो वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कंपनी इस पर्टिकुलर साल के प्रॉफिट से ज़्यादा अमाउंट का डिविडेंड देना चाहती है। उस सूरत में वो रिजर्व से बैलेंस वापस प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती है। कोई भी ट्रांसफ़र जो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर किया जाएगा या उससे बाहर किया जाएगा, यानी ट्रांसफ़र टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट या ट्रांसफ़र आउट ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसी तरह ट्रांसफ़र टू रिजर्व या ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व जो है उसकी अप्रूवल जो है शेयर होल्डर्स देंगे। शेयर होल्डर्स की अप्रूवल से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको रिकमेंड करेगा। तो ऑडिटर ने बोर्ड का रेजोल्यूशन देखना है और ये देखना है कि जो अमाउंट रिजर्व्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है या रिजर्व्स से ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो रीज़नेबल है, कंपनी की ज़रूरतों के मुताबिक है और कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन या ख्वाहिशात के मुताबिक है। इस सूरत में इस मामले के साथ कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉ जो है वो कहता है कि सर्टन रिजर्व क्रिएट करने हैं। लॉ ये कहता है कि आप प्रॉफिट इस सूरत में दे सकते हैं, उस सूरत में नहीं दे सकते। तो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रांसफ़र से, ऑडिटर को चाहिए कि उन लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में इल्म हासिल करे और ये देखे कि कंपनी ने उन लीगल रिक्वायरमेंट्स से कंप्लाई किया है। जो भी ट्रांसफ़र इन किया गया है या ट्रांसफ़र आउट किया गया है उसकी एंट्री दोनों जगह होनी चाहिए। अगर ट्रांसफ़र आउट ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इनटू रिजर्व्स किया गया है तो उसकी एंट्री डेबिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट होगी, क्रेडिट रिजर्व होगी, ऑडिटर वो वेरीफाई करे। अगर ट्रांसफ़र इनटू अप्रोप्रिएशन अकाउंट किया गया है यानी ट्रांसफ़र आउट ऑफ रिजर्व्स किया गया है
तो रिजर्व्स अकाउंट को डेबिट किया गया होगा और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया होगा। तो ये एंट्रियाँ देखें और फिर इन दोनों एंट्रीज़ को बैलेंस शीट के साथ वेरीफाई करें। अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस कम हो गया होगा। अगर रिजर्व्स को क्रेडिट किया गया है तो रिजर्व्स का बैलेंस बढ़ गया होगा। तो ये जो फिगर्स हैं ये बैलेंस शीट के अंदर होंगे, यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस भी बैलेंस शीट में होगा और रिजर्व अकाउंट का बैलेंस भी। तो ऑडिटर उनको वेरीफाई करे कि ये जो एंट्रीज हैं वो करेक्ट की गई हैं दोनों कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट्स में। अब हम आते हैं प्रोपोज डिविडेंड्स की तरफ। सबसे पहले डिविडेंड्स को प्रोपोज डिविडेंड क्यों कहा जाता है? पहली बात तो यह है कि कंपनी का सही प्रॉफिट या नेट इनकम जो है वो डिटरमाइन उस वक्त होती है जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाए। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनती है साल ख़त्म होने के कुछ अरसे बाद। साल 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है, इनकम स्टेटमेंट फरवरी या मार्च में कहीं जाके बनती है। लेकिन जो डिविडेंड उस प्रॉफिट्स में से दिया जाना मकसूद होता है वो डिविडेंड तो पिछले साल से रिलेट करता है, लेकिन वो 31 दिसंबर को पे नहीं हुआ होता। इसलिए 31 दिसंबर के इनकम स्टेटमेंट में जो उस डिविडेंड का जिक्र होता है या 31 दिसंबर की बैलेंस शीट में जो उस डिविडेंड का जिक्र होता है वो बतौर प्रपोज डिविडेंड यानी तजवीज़ शुदा डिविडेंड, वो डिविडेंड जिसकी तजवीज़ दी गई है लेकिन जो अभी तक पे नहीं किया गया, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रपोज डिविडेंड्स। अब प्रपोज डिविडेंड प्रपोज करते हैं डायरेक्टर्स, मंजूरी इसकी देंगे शेयर होल्डर्स, लेकिन शेयर होल्डर्स तो मंजूरी उस वक्त देंगे जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन चुका होगा, यानी वो तो जाके फरवरी मार्च में कहीं देंगे। तो 31 दिसंबर को जो ऑडिटर के पास चीज़ है वो सिर्फ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले ऑडिटर को चाहिए कि अगर इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रपोज डिविडेंड शो किया गया है तो उसकी अथॉरिटी क्या है, यानी वो किस बुनियाद पे शो किया जा रहा है। तो वो डायरेक्टर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन देखे। फिर ऑडिटर ने अपने आप को इस बात की भी तसल्ली दिलानी है क्या ये जो रकम ऑडिट प्रपोज डिविडेंड के तौर पे तजवीज़ की गई है क्या वो रीज़नेबल है, क्या वो साल के प्रॉफिट के मुताबिक है, क्या वो कहीं कंपनी की ज़रूरतों के मुताबिक है, कहीं कंपनी अपनी हैसियत से ज़्यादा डिविडेंड तो नहीं दे रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी को जितना डिविडेंड देना चाहिए वो नहीं दे रही, उतना नहीं दे रही। ख़ासकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि वो डिविडेंड प्रपोज ही नहीं करती या बहुत थोड़ा डिविडेंड देती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके शेयर होल्डर्स को कोई टैक्स की लायबिलिटी हो। तो ऑडिटर का ये इखलाकी और टेक्निकल फ़र्ज़ है कि वो प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट की रीज़नेबलनेस को वेरीफाई करें। अब अगर डिविडेंड प्रपोज किया गया है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और बतौर करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो ये क्रॉस रेफरेंस है जो कि ऑडिटर को चेक करना चाहिए। प्रपोज डिविडेंड के अलावा एक और किस्म के डिविडेंड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट हैंडसम हो, अच्छा हो, तो कंपनी साल के एंड तक इंतज़ार नहीं करती बल्कि साल के दौरान ही कोई डिविडेंड पे कर देती है। उसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। यानी इंटरिम डिविडेंड की डेफिनेशन ये है कि वो डिविडेंड जो साल ख़त्म होने से पहले यानी कि साल के दौरान ही डिक्लेयर किया जाए और अदा कर दिया जाए। अब उसके बारे में कुछ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंपनी ने मीट करनी है। तो ऑडिटर को चाहिए सबसे पहले कि इंटरिम डिविडेंड की अथॉरिटी चेक करे। अब इंटरिम डिविडेंड सिर्फ डायरेक्टर्स नहीं मंजूर कर सकते बल्कि शेयर होल्डर्स ने मंजूर करना है। तो अगर साल के दौरान डिविडेंड दिया गया है तो डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन और शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन देखा जाए। फिर ये भी देखना है कि क्या कंपनी ने वाकई ही साल के दौरान जब डिविडेंड पे किया गया तो उस वक्त तक कितना प्रॉफिट बना लिया था या कंपनी के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स इतने हैं कि वो डिविडेंड दिया जा सके। फिर उसकी एक्चुअल पेमेंट को ऑडिट करना है, वो तो ज़ाहिर है कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट से ऑडिट की और वेरीफाई की जा सकेगी। इंटरिम डिविडेंड्स में आमतौर पर एक और मसला भी खड़ा होता है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जिन शेयर होल्डर्स के नाम आपके शेयर रजिस्टर पे होते हैं उनके नाम पे वो डिविडेंड वारंट या चेक भेज देती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना घर तब्दील कर चुके होते हैं, उनका पता बदल गया होता है या किसी वजह से उनका रिकॉर्ड रजिस्टर में नहीं होता, तो कुछ डिविडेंड्स जो हैं वो अनक्लेम्ड रह जाते हैं। यानी कंपनी ने मंजूर किए हैं, कंपनी ने अदा करने हैं, लेकिन वसूल करने वाला बिल नहीं रहा या वसूल करने वाले के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। जितने अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हों उनको वापस प्रॉफिट में एंटर नहीं किया जाता बल्कि उनको बैलेंस शीट में बतौर लायबिलिटी शो किया जाता है एक मुनासिब पीरियड के लिए। और मुनासिब पीरियड 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है। और अगर कोई साल तक डिविडेंड अनक्लेम्ड रहे तो फिर वापस उनको प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर दिया जाता है।
प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट के बारे में बहुत से पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में लॉ ने कुछ रिक्वायरमेंट्स वज़ा की हैं। ऑडिटर को चाहिए कि वो तमाम रेलेवेंट लॉज को अच्छी तरह पढ़ ले, फिर इनकम स्टेटमेंट की ऑडिटिंग करे। अब मिसाल के तौर पे एक प्रोविज़न है कि डिविडेंड तभी दिए जा सकते हैं अगर कंपनी के पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हो। अब अगर ऑडिटर ने ये लॉ नहीं पढ़ा है तो वो ये वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये डिविडेंड जायज़ तौर पे दिए जा रहे हैं या नहीं। इसी तरह एक प्रोविज़न है कि कैपिटल रिजर्व्स में से आम तौर पे डिविडेंड पे नहीं किए जा सकते, अगरचे अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कैपिटल रिजर्व्स को बोनस शेयर जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो मखसूस हालात क्या हैं, कानून के प्रोविजंस क्या हैं, ऑडिटर को ये फाइंड आउट करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि क्या जिन हालात में कंपनी ने कैपिटल रिजर्व्स को बोनस शेयर देने के लिए इस्तेमाल किया, क्या वो हालात एग्जिस्ट करते हैं जो कानून के तहत प्रोवाइडेड हैं, क्या ये जस्टिफाइड है। इसी तरह सर्टन टाइप्स ऑफ कंपनीज़ को सर्टन टाइप्स ऑफ रिज़र्व कानून के मुताबिक क्रिएट करने पड़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को रिज़र्व रखने पड़ते हैं, बैंक्स को कुछ स्पेशल रिजर्व्स करने पड़ते हैं, इसी तरह कुछ और कंपनीज़ को लीगली रिजर्व्स क्रिएट करने पड़ते हैं और जब तक उन रिजर्व्स की सर्टन लेवल ना पहुंच जाए कंपनी डिविडेंड देना शुरू नहीं कर सकती या कंपनी को रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं कर सकती। तो इन तमाम कानून का ऑडिटर को इल्म होना चाहिए और वो पर्टिकुलर ऑडिट से पहले उस पर्टिकुलर टाइप की कंपनी या उस पर्टिकुलर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो एप्लीकेबल लॉज हैं उनसे ऑडिटर को वाकफियत हासिल कर लेनी चाहिए। एक सबसे अहम मसला है कि जो भी एंट्रीज इनकम स्टेटमेंट की लोअर हाफ यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं उनका बैलेंस शीट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले साल की बैलेंस शीट से आता है। जो पिछले साल की बैलेंस शीट में अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट यानी गैर मुनक़िस्मा प्रॉफिट दिखाया गया था वही मुनाफा जो वो इस साल का प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। इसी तरह जो भी रिजर्व्स क्रिएट किए गए हैं वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं और रिजर्व्स को क्रेडिट होते हैं। जो पिछले साल की बैलेंस शीट में रिजर्व्स शो किए गए थे प्लस जो इस साल रिजर्व क्रिएट किए गए हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में उतने रिजर्व्स आएंगे। अगर कोई रिजर्व्स घटाए गए हैं यानी रिजर्व से रकम निकाल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट की गई है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट एंट्री होगी और पिछले साल के रिजर्व से उतनी रकम कम करके इस साल की बैलेंस शीट में शो की जाएगी, तो इसका लिंकेज बनता है। इसी तरह प्रोपोज डिविडेंड्स हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं तो वो जो कि अदा नहीं हुए होते वो बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के तौर पर शो किए जाते हैं। इसी तरह प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है यानी तमाम एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया है जो अभी तक एप्रोप्रिएट नहीं हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इक्विटी के अंडर अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट के तौर पर शो किया जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का आपस में गहरा संबंध है और इनकी फिगर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके वेरीफाई किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात की है, इनकम स्टेटमेंट की अहमियत, उसके कंटेंट्स और इसकी एंट्रीज जहाँ दूसरी स्टेटमेंट्स के साथ रिलेट करती हैं उनके बारे में बात की। इनकम स्टेटमेंट में जो अहम पहलू है कि तकरीबन हर कंपनी की इनकम स्टेटमेंट जो है वो लॉ उसको डिक्टेट करता है। कंपनीज एक्ट हो, अगर वो बैंक है तो बैंकिंग एक्ट है, अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है, तो मुख्तलिफ कवानीन जो हैं इनकम स्टेटमेंट को गवर्न करते हैं, तो उनके बारे में हमने बात की है। आई होप आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा होगा, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।